गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज हमारी क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे, कल हमने सेक्शन 1 और 2 पढ़ा था। आपको ध्यान हो तो ये कल हमने यहाँ सेक्शन 1 और 2 पढ़े थे। प्रिलिमिनरी पार्ट रिलेटेड टू दी एक्ट। विच एक्ट? ये था इंडियन एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो इस एक्ट में हमने सेक्शन 1-2 पढ़े थे, जो कि बताते थे टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना होता है, और दूसरा बता रहे थे वो कि डेफिनेशन क्लॉज, जो कि डेफिनेशन क्लॉज आपके हर एक्ट में सेक्शन 2 आपका डेफिनेशन क्लॉज होता है। आज हम करेंगे सेक्शन 3। तो आपने कल जब डेफिनेशन क्लॉज करे थे तो आपको ध्यान होना चाहिए, एक आपके आया था स्टेट बार काउंसिल 2(1)M के अंतर्गत। स्टेट बार काउंसिल विच मीन्स अ बार काउंसिल कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3। तो स्टेट बार काउंसिल की एक बेसिक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)M के अकॉर्डिंग क्या है? स्टेट बार काउंसिल कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3, या फिर आप इसको यूँ कह सकते हैं राज्य विधिज्ञ परिषद से धारा 3 के अधीन गठित विधिज्ञ परिषद अभिप्रेत है। तो इसी कंटेक्स्ट में हम आज सेक्शन 3 करेंगे हमारा। तो सेक्शन 3 क्या कहता है? स्टेट बार काउंसिल। अब ये स्टेट बार काउंसिल सेक्शन 3 के अंतर्गत आती है, और इसका मतलब होता है कि हर स्टेट की अपनी एक बार काउंसिल होती है, और जैसे जितनी स्टेट्स होती हैं उस हिसाब से बार काउंसिल होती है। कई बार यूनियन टेरिटरीज डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन मर्ज हो जाती हैं, कई बार उनके अलग से होती है, तो इट ऑल वेरीज। तो सेक्शन 3 क्या कहता है? ईच स्टेट हैज़ अ स्टेट बार काउंसिल विद इट्स ओन नेम। जैसे हम राजस्थान रहते हैं तो हमारी क्या है? बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, बार काउंसिल ऑफ असम, बार काउंसिल, हर स्टेट का अपने अपने नाम से बार काउंसिल का नाम होता है। फिर फॉर स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज, अब स्टेट से नहीं यूनियन टेरिटरीज भी होती हैं, तो इट इज़ नेम्ड विद द नेम ऑफ स्टेट, लाइक केरला एंड इट्स यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप एज बार काउंसिल ऑफ केरला। जैसे स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा विद द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इट इज़ नेम्ड एज बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो जैसे जो स्टेट है, जो यूनियन टेरिटरी है, अगर 2 स्टेट्स एक साथ हैं तो उनकी यूनियन टेरिटरी के साथ में उनकी बार काउंसिल भी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के नाम से होगी। तो इस तरह से इट वेरीज। नेक्स्ट आता है यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली जो है एनसीआर भी है, यूनियन टेरिटरी है, तो इसकी जो बार काउंसिल है वो क्या कहलाएगी? बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। अब हम जब स्टेट बार काउंसिल को डिस्कस करेंगे तो इस दौरान आपके पास कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, और जब हम अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल डिस्कस करेंगे तो साथ ही साथ हम सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी डिस्कस करेंगे। अब ये अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल होते क्या हैं? क्या ये जज होते हैं? क्या ये एडवोकेट होते हैं? ये क्या होते हैं? इनका क्या कार्य प्रणाली होती है? इनको कैसे, कौन इनको अपॉइंट करता है? ये किस तरह की पोस्ट होती है, और इनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, क्या राइट्स होते हैं? ये सारा हम यहाँ अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप आगे जब स्टेट बार काउंसिल का गठन करोगे तो आपको इन टर्म्स से वेल एक्वेंटेड होना चाहिए। प्लस इसमें एक टॉपिक है आपका जिसमें है हायरार्की ऑफ जजेस। तो हायरार्की ऑफ जजेस को डिस्कस करने के लिए हमको या हायरार्की ऑफ प्रेजेंटेशन की, कौन किसको पहले अपने आप को प्रेजेंट करने की अनुमति दी जानी चाहिए, उसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि वो किस डेजिग्नेशन पर आते हैं। तो जो ये हायरार्की है, इसको जानने के लिए हमें पहले, या फिर हमें जो स्टेट बार काउंसिल्स या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनको समझने के लिए पहले इन टर्म्स से हमें बहुत अच्छे से वाकिफ़ होना चाहिए। तो अब आती है हमारे सबसे पहले टर्म आएगी अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल क्या है? दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। तो ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स
तो अटॉर्नी जनरल क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एडवाइस ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सेकेंड, दे मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वह कौन व्यक्ति होता है जो अटॉर्नी जनरल के पद के लिए योग्य समझा जाता है? जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य कौन होते हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस होती हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो होती है कि उनको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है जो भी जज अगर सुप्रीम कोर्ट का के लिए क्वालिफ़िकेशन देखी जाए तो। नेक्स्ट क्या है? ही मस्ट बी अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 years और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 years। तो किसी हाई कोर्ट में उसने 5 साल जो है प्रैक्टिस की होनी चाहिए एज अ जज, या फिर एज एन एडवोकेट उसने किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल की प्रैक्टिस की भी होनी चाहिए, या वो कोई एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो जो कि प्रेसिडेंट की नज़र में ये सब योग्यताएं रखता हो, तो वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्वालिफाई करता है, और वही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल के लिए भी क्वालिफाई करता है। तो सबसे पहली शर्त ये कि सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन रखता हो वह इंसान। एट प्रेजेंट हमारे जो करंट अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट आता है इंडिया गवर्नमेंट्स चीफ प्राइमरी लीगल एडवाइज़र, हमारी सरकार का। तो यानी इससे आपको क्या समझ आया? लीगल एडवाइज़र यानी कि वह एडवोकेट है, ना कि जज है। तो अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी से एक इस तरह का सिंबलाइज होता है कि वह कोई शायद जज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो क्या है? चीफ या प्राइमरी या फर्स्ट लीगल एडवाइज़र टू इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट का चीफ, प्राइमरी या फर्स्ट लीगल एडवाइज़र है। अब इस फर्स्ट लीगल एडवाइज़र के लिए यहाँ एक आप ध्यान रखिए, ये फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि आपके कई बार क्वेश्चन आता है हु इज़ द फर्स्ट लीगल एडवाइज़र टू द इंडियन गवर्नमेंट। तो ऑफ कोर्स ही इज़ अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट आता है कि प्राइमरी लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हमारी हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में, और उसका प्राइमरी लॉयर, फर्स्ट लॉयर, हायरार्की देखें अगर एडवोकेट्स में, तो हायरार्की में सबसे टॉप लिस्ट पे है अटॉर्नी जनरल। तो प्राइमरी लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन है? अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है ही कैन बी एडवोकेट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। वो जो अटॉर्नी जनरल है ही इज़ एन एडवोकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी ऐसा केस है जिसमें गवर्नमेंट पार्टी बनती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है वो किसकी होती है? अटॉर्नी जनरल की। फिर है ही होल्ड्स पोजीशन अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति को जब तक उपयुक्त लगता है वह अपने पद को धारण करके रखता है अप टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को जब तक उपयुक्त लगता है वह अपने पद पर पदस्थापित रहता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एज़ पर आर्टिकल 76, यानी आर्टिकल 76 के तहत उसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में उसका जो है अपॉइंटमेंट होता है, मतलब नॉट साथ में, इनके थ्रू, इनकी एडवाइस पर अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट होता है, और इनका रेजिडेंस हमेशा न्यू दिल्ली में होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि जो है अटॉर्नी जनरल इज़ appointed by the President of India on the advice of the Cabinet of Ministers under Article 76. He is the first law officer. He is the primary lawyer in Supreme Court of India. He represents the government side, and his residence is at New Delhi. नेक्स्ट आता है, इसी में आगे टर्मिनोलॉजी आप करेंगे तो एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल जो है ये स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाला है। एडवोकेट जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एंड इज़ पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो
स्टेट एग्जीक्यूटिव का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन हुआ? एडवोकेट जनरल। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है एंड इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टेट। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हाईलाइट कर देते हैं ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। तो एडवोकेट जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर एंड इज़ पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है, जैसे अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल 76 के तहत अपॉइंटमेंट हुआ था, उसी तरह से एडवोकेट जनरल का आर्टिकल 176 के तहत अपॉइंटमेंट होता है। It is a constitutional post and Article 165 in the Constitution of India defines the procedure of appointment, removal and functions of Advocate General of State। तो 165 के तहत जो कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे रिमूवल होगा, क्या फंक्शंस होंगे एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को, वो सब कुछ बताया जाता है और उसी के तहत उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है। Right now महेंद्र सिंह सिंघवी इज़ द एडवोकेट जनरल ऑफ राजस्थान। तो राइट नाउ करंटली हमारे महेंद्र सिंह सिंघवी जो है एडवोकेट जनरल हैं राजस्थान के। ठीक है, फिर आता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म। अब हमने पढ़ा था कि अटॉर्नी जनरल को किसने अपॉइंट किया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स ने। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड एन्जॉयज़ द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। और गवर्नर जब तक चाहता है वह अपने पद को धारण कर सकता है। तो यहाँ गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, वहाँ पर कौन अपॉइंट कर रहा था? वहाँ प्रेसिडेंट विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो और यहाँ आर्टिकल 165 है, अटॉर्नी जनरल में आर्टिकल 76 था। तो ये आपको याद रखने के ज़रूरी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट है कि द क्वालिफिकेशन टू बिकम एन एडवोकेट जनरल इज़ द सेम एज दैट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट। उधर क्या था? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इधर क्या है? जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि यहाँ पर जो जज है वो हाई कोर्ट की जो योग्यताएं रखता है उसी को कहा जाता है, वो ही एलिजिबल है एडवोकेट जनरल के लिए। तो ये आपको इसीलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जज ऑफ हाई कोर्ट, और लेकिन यहाँ क्या था? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो is appointed by the governor and enjoys the office during the pleasure of the government. The qualification to become an advocate general is the same as that of the judge of a high court. अब judge of high court के लिए क्या qualifications होती हैं? सबसे पहली तो he must be a citizen of India, which you all know of course. Then उसके बाद है must have held a जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, या तो उसने कहीं पर एज अ जज उसने 10 साल ऑफिस होल्ड किया हो उस व्यक्ति ने, जिसको कि हमें क्या बनाना है? एडवोकेट जनरल। या फिर उसने एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, कितने साल? 10 साल के लिए। और उधर क्या था? जुडिशियल ऑफिस कितने साल के लिए था? 5 साल के लिए। ये यहाँ पर था 5 साल के लिए, और यहाँ ये था 5 साल के लिए, और यहाँ था एज एन एडवोकेट इन सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। तो ये यहाँ पर वही चीज़ है, लेकिन यहाँ 10 साल हो गए हैं। जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स और एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, तो दोनों ही 10 साल है इस केस में। यहाँ रेम्यूनरेशन इसका कौन, जो एडवोकेट जनरल है उनका कौन तय करता है? डिसाइडेड बाय द गवर्नर। और वहाँ रेम्यूनरेशन कौन तय करता है? यहाँ रेम्यूनरेशन तय करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो एक एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल में आपको पता होनी चाहिए कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, और दोनों में जो है जो हाईएस्ट ऑफिस जो प्रेसिडेंट और कैबिनेट है वहाँ पर अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं और यहाँ गवर्नर अपॉइंट करता है।
अब यहाँ क्या फंक्शंस और ड्यूटीज़ हैं, वहाँ पर था वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर क्या फंक्शंस और ड्यूटीज़ हुई, एज चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ चीफ लॉ ऑफिसर किसके हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, और वहाँ चीफ लॉ ऑफिसर प्राइमरी ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थे, प्राइमरी लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थे, और इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लॉ एडवाइज़र या चीफ लॉ ऑफिसर हैं। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट यानी कि वहाँ पर सेंट्रल हो गई, और यहाँ पर ये स्टेट के चीफ लॉ ऑफिसर हैं। अब यहाँ क्या ड्यूटीज़ हैं इनकी, सबसे पहली ड्यूटी है टू गिव एडवाइस टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स विच आर रेफर्ड टू हिम और हर बाय गवर्नर। एडवाइस देनी किन चीज़ों के लिए, उस स्टेट गवर्नमेंट को उन लीगल मैटर्स के लिए जो कि उनको रेफ़र की गई है गवर्नर के द्वारा, ये पहली ड्यूटी। दूसरी क्या है, टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज़ असाइंड बाय गवर्नर, या फिर कोई लीगल ड्यूटीज़ जो गवर्नर ने दी हैं उनको अपने कार्यकाल के दौरान, तो वह उनको परफॉर्म करना। तीसरा, टू डिस्चार्ज फंक्शंस कन्फर्ड ऑन हिम बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ, या कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि उनको कन्फर किए गए हैं या उन पर रोपित किए गए हैं या उनको परफॉर्म करना है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिए हैं वो फंक्शंस, या फिर कोई और स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है जिसके तहत उनको वो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, वो उनकी पार्ट ऑफ ड्यूटी बनती है। तो पहला है एडवाइस, दूसरा है लीगल ड्यूटीज़ जो कि गवर्नर ने उनको असाइन करी है, तीसरा है वो फंक्शंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या किसी अदर लॉ ने उनको कन्फर करे हैं, चौथा फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़ द एडवोकेट जनरल इज़ एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन द स्टेट। तो ये जो ड्यूटीज़ हैं इनको परफॉर्म करने के लिए वो एडवोकेट जनरल किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है जो उस स्टेट की है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकता है, एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन दी स्टेट। तो जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान की किसी भी कोर्ट में वह एडवोकेट जनरल अपीयर हो सकता है। फिर है एडिशनली ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन मीटिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 177 ये कहता है, आर्टिकल 177 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या राइट देता है कि एडवोकेट जनरल को राइट है टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन मीटिंग्स, बोलने का, मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने का, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर की मीटिंग्स होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना और बोलने का राइट है आर्टिकल 177 के तहत। तो ये तीन ड्यूटीज़ तो ये हैं, चौथी ये है। फिर हाउएवर ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू वोट इन स्टेट, लेकिन एक एडवोकेट जनरल जो है वो वोटिंग नहीं कर सकता है, वो वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और जो हमारे फर्स्ट एडवोकेट जनरल रहे हैं राजस्थान के वो है जी.सी. कासलीवाल। तो जी.सी. कासलीवाल हमारे फर्स्ट एडवोकेट जनरल रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एडवोकेट जनरल की क्या ड्यूटीज़ हैं, एडवोकेट जनरल को क्या फंक्शंस दिए जाते हैं, एडवोकेट जनरल्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है, टर्म कितनी होती है और वो किस रैंक का ऑफिसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, हालांकि इसका स्टेट बार काउंसिल में और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन, उनके फंक्शंस और उसमें इतना रोल नहीं होता है, लेकिन क्योंकि हम ये दो टर्म्स कर रहे हैं तो ये भी करना क्लियर होना चाहिए आपको कि सॉलिसिटर जनरल कौन होता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। सॉलिसिटर जनरल, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द Cabinet has approved the following reappointment of Tushar Mehta as Solicitor General of India with effect from 1/7/2020 for a 3-year period or until further orders whichever is earlier। तो तुषार मेहता जो एग्जिस्ट करते थे उन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 1/7/2020 से। तो यानी कि आपकी 1 जुलाई से इनको रीअपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए, या फिर फर्दर ऑर्डर्स जो भी होंगे तब तक के लिए, जो भी पहले होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और एडिशनल जो इन्हीं के साथ में 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया भी सुप्रीम कोर्ट में रीअपॉइंट किए गए हैं 3 साल के लिए। कौन कौन हैं? विक्रमजीत बनर्जी, अमन लेखी,
माधवी गोदारिया दीवान, के एम नटराज एंड श्री संजय जैन। तो ये कुछ ऐसे 5 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स हैं जो सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करते हैं। अब सॉलिसिटर जनरल की रोल्स और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्या रोल रहता है उनका और क्या उनकी ड्यूटीज़ होती है, क्या पोजीशन होती है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो द सॉलिसिटर जनरल असिस्ट्स द अटॉर्नी जनरल। समझ गए आप? सॉलिसिटर जनरल का रोल क्या है? असिस्टिंग द अटॉर्नी जनरल। ही इज़ द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। फर्स्ट लॉ ऑफिसर इज़ अटॉर्नी जनरल, सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ऑफ द कंट्री ध्यान दीजिए, ऑफ द स्टेट नहीं कह रही हूँ मैं, ऑफ द कंट्री कह रही हूँ। तो जो ऑफ द कंट्री है वो सॉलिसिटर जनरल होता है। तो सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री है सॉलिसिटर जनरल एंड ही असिस्ट अटॉर्नी जनरल। द सॉलिसिटर जनरल इज़ असिस्टेड बाय 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स। अब जो सॉलिसिटर जनरल्स है वो 4, 5 इट में वेरी, कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 हो या 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो अनलाइक द अटॉर्नी जनरल, द सॉलिसिटर जनरल डज नॉट गिव लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ आपको समझ आया क्या बेसिक डिफरेंस है कि सॉलिसिटर जनरल एडवाइस नहीं देता है गवर्नमेंट को, ही ओनली असिस्ट द अटॉर्नी जनरल। द मेन रोल या ड्यूटी ऑफ द सॉलिसिटर जनरल इज़ टू अपीयर इन कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक नॉर्मल पोर्टफोलियो है इनका कि मेन रोल या ड्यूटी क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोर्ट्स में अपीयर होना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एक सेकेंड, इनका इसका कोई रोल नहीं है यहाँ, ये गलत लिखा गया है तो हम इसको आगे करते हैं। तो मेन रोल ऑफ द सॉलिसिटर जनरल इज़ टू अपीयर इन कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सक्यूज मी। Excuse me. Solicitor General eligibility criteria. The President appoints a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General for India. The President appoints a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General of India, जो हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है वह अपॉइंट करता है उस व्यक्ति को जो कि एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए क्वालिफिकेशंस रखता है टू बी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। To be qualified to be a Supreme Court judge, a person must be a citizen of India. To be qualified to be a Supreme Court judge, a person must be a citizen of India. तो ये सारी qualifications वही हैं। तो सॉलिसिटर जनरल की भी वही क्वालिफिकेशंस है जो कि अटॉर्नी जनरल की होती है कि यानी he should qualify to be appointed as a judge of the Supreme Court. तो the same qualifications goes with the solicitor general too. नेक्स्ट क्या है? he or she has been for at least 5 years a judge of as high court or 2 or more than 2 such courts. नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आती है, यहाँ थोड़ा वेरी करता है कि at least 5 years a judge of as high court. he or she has been for at least 5 years a judge as a high court और या तो वह 5 साल एज अ हाई कोर्ट जो कि उसमें भी था for or 2 or more than 2 such courts, या फिर यहाँ वेरी कर सकता है कि या तो एक ही हाई कोर्ट के 5 साल एज अ जज उन्होंने परफॉर्म की हो ड्यूटी या फिर 2 or more than 2 such courts और he or she has been at least 10 years an advocate of high court or of more than 2 such courts, या फिर 10 साल का एज एन एडवोकेट उनको एक्सपीरियंस हो इन हाई कोर्ट और 2
और मोर देन 2 सच कोर्ट्स। तो यानी 5 साल का या तो जज की तरह इन हाई कोर्ट और 2 और मोर देन 2 सच कोर्ट्स, और 10 साल का एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट और 2 और मोर देन 2 सच कोर्ट्स। ही और शी इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। तो ये बहुत एमिनेंट ज्यूरिस्ट, जो कि यहाँ पर भी आपको देखा था आपने इसमें कि जो एक अटॉर्नी जनरल की तरह जिन्हें चूज़ किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है, वो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट की तरह भी प्रेसिडेंट के ओपिनियन में उनकी अपनी एक पोजीशन होनी चाहिए, या ये कंडीशन या ये कंडीशन। तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो तो वह एज अ सॉलिसिटर जनरल अपॉइंट किया जा सकता है। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं तो आता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल असिस्ट द सॉलिसिटर जनरल एंड द सॉलिसिटर जनरल असिस्ट द अटॉर्नी जनरल। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एब्रीवेटेड एज ASG। ही इज द लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। यह लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है। आपने देखा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती है। सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एंड ही इज़ ऑलवेज डेजिग्नेटेड एज ASG, इज़ द लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड ही इज़ द थर्ड रैंकिंग लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ही इज़ द थर्ड रैंकिंग लॉयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया ज़रूर ध्यान रखिएगा, स्टेट नहीं है। स्टेट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन है? एडवोकेट जनरल है। The headquarters of additional solicitor general may be at New Delhi और मुंबई और चेन्नई और इलाहाबाद, जबकि अटॉर्नी जनरल का हेडक्वार्टर या रेजिडेंस या उनकी जहाँ पर वो मीटिंग्स हेड करते हैं वह न्यू दिल्ली है। तो यहाँ इनका हेडक्वार्टर ऑफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या है? न्यू दिल्ली भी हो सकता है, मुंबई भी, चेन्नई, इलाहाबाद, और एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसा कि सरकार को उचित लगे वह उसी प्रकार उनका हेडक्वार्टर्स उस टाइम असाइन कर सकती है। ASG या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज गवर्न बाय लॉ ऑफिसर्स, कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1987। इन रूल्स के तहत ये अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाते हैं और इसको कार्य को अपने करते हैं। तो ही इज गवर्न बाय कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1987। तो आपने आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की क्या एलिजिबिलिटी होती है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है और ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपेयर होता है, हमेशा असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल को, और इनको असिस्ट करने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा था एडवोकेट जनरल्स और अटॉर्नी जनरल। सो अटॉर्नी जनरल जो है वह भी प्रेसिडेंट के प्लेजर तक अपनी पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं और एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए, जैसा आपने इस एडिशनल सॉलिसिटर जनरल में भी पढ़ा था ये यहाँ पर कि ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। जैसे सॉलिसिटर जनरल में लिखा गया है कि वह प्रेसिडेंट की ओपिनियन में ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट एंड दिस सो सिमिलर लाइज हियर इन केस ऑफ अटॉर्नी जनरल, where it is written that 10 years or an eminent jurist in the opinion of the president and must be a citizen of India. The citizen of India is a common condition for all. बाकी प्रैक्टिस वेरी कर रही है, प्रैक्टिस एज अ जज वेरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट वेरी कर रहा है, दीज आर ऑल वेरी। तो अब जब आपको टर्म्स क्लियर हो गई हैं तो स्टेट बार काउंसिल का गठन है सेक्शन 3 ऑफ दी एक्ट, इंडियन एडवोकेट एक्ट, जो कि हमने ये यहाँ इनिशियल में पढ़ा है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि स्टेट बार काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या होता है, फंक्शनिंग कैसे होती है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये सारा डिटेल में। तो ये बेसिक टर्म्स आपको जो स्टेट बार काउंसिल में आएंगी और आपको पता भी होनी चाहिए कि अटॉर्नी जनरल कौन होता है, एडवोकेट जनरल कौन होता है। एडवोकेट जनरल इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, जबकि अटॉर्नी जनरल जो है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स। तो अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे
कि स्टेट बार काउंसिल के आगे के जो भी इसका कॉम्पोजिशन है वो फर्दर डिटेल में। इसी के साथ में आपको नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करने से पहले एक हायरार्की ऑफ प्रेजेंटेशन भी बताऊंगी कि किस क्रम में जब एक अधिवक्ता, जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि अधिवक्ता जो है दो तरह के होते हैं, एक तो सीनियर एडवोकेट्स और एक होता है अदर एडवोकेट्स। तो जो ये राइट ऑफ प्री ऑडियंस है, या इसको कहा जाए कि अधिवक्ताओं के पूर्व सुनवाई का जो अधिकार है, ये किस क्रम में आगे बढ़ता है, ये धारा 23 में मैं आपको पहले कल बताऊंगी, समझाऊंगी। उसके बाद हम स्टेट बार काउंसिल को डिस्कस करेंगे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज you can go ahead for the comment section, and I hope you will understand the video. If there is any doubt,